So, hello everyone, my dear students. I welcome you all to our YouTube channel of Chemistry. केमिस्ट्री में हम लोग सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो लेक्चर बना दिए. थर्ड वीडियो लेक्चर, आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स एक्सरसाइज के हम लोग देखने वाले हैं. तो पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन आंसर साथ में स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन नोटबुक में करते जाइएगा. ठीक है. तो अभी का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर होता क्या है एंड डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म. ठीक है. तो पहले तो सेमीकंडक्टर की हमें एक डेफिनेशन देनी है. उसके बाद सेमीकंडक्टर को किन 2 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं और उनका डिफरेंस लिखना है. कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है. अच्छा, ये वाला पार्ट तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन मत करना. दैट इज ओनली इंफॉर्मेटिव पार्ट. सोल्यूशन क्या है. सेमीकंडक्टर्स, वेल दीज आर द सॉलिड्स हैव कंडक्टिविटीज इन द intermediate range from 10⁻⁶ to 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. यानी ऐसे सॉलिड जिसके कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है ना, उस वैल्यू की रेंज 10⁻⁶ टू 10⁴ के बीच में होती है. ये कंडक्टिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कंडक्टिविटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट है. जब वो चैप्टर हम करेंगे उसमें मैं आपको कंडक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा. ठीक है. कंडक्टिविटी जो है उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. समझ में आया. ये चीज याद रखना. मान लीजिए अगर आपका सॉलिड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, तो उसके कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁴ से लेके 10⁻⁰ तक होती है. ठीक है. और अगर नॉन कंडक्टर है तो 10⁻⁻ टू 10⁻20 के बीच में रेंज में होती है. क्लियर. चलिए. नाउ as there is a rise in the temperature, conductivity also increases because free electrons, or you can say electron from the valence band jumps to the conductance band. होता क्या है, कंडक्टिविटी में 2 बैंड होते हैं. एक होता है वैलेंस बैंड एंड द अनदर वन इज योर कंडक्शन बैंड. मान लीजिए कि ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है. उनके बीच में एक गैप होता है, एनर्जी का गैप. वैलेंस बैंड जो होता है उसकी एनर्जी लेस है, इसलिए उसको हमने नीचे रिप्लेस कर दिया है और कंडक्शन बैंड को ऊपर प्लेस किया है. ठीक है. इन दोनों को हमने ऊपर नीचे प्लेस कर दिया है. क्लियर एकदम. ओके. अब होता क्या है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके एंटर होंगे अगर दोनों के बीच में ये एनर्जी का गैप कम हो, लेस हो. और ये चीज सिर्फ और सिर्फ मेटल में पाई जाती है. यानी मेटल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता ही नहीं, और अगर होगा तो काफी लेस होगा. हम बात कर रहे हैं सेमी मेटल की, तो उसमें एनर्जी का जो गैप होगा दोनों बैंड के बीच में वो मेटल से ज्यादा होगा. इसलिए इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने वाले नहीं है. वो नॉर्मल कंडीशन में जंप नहीं करते हैं. ठीक है. ओके. अगर वही इलेक्ट्रॉन हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा. ठीक है. अच्छा, इसका पूरा वीडियो अगर आपको समझना है तो मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 5 बनाया हुआ है सॉलिड स्टेट में, जिसमें वीडियो लेक्चर नंबर 8 जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लेन की है. यही सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर. ठीक है. लेक्चर नंबर 08 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. जेई नीट वाला नहीं है ये, सिंपल बोर्ड लेवल से मैंने वहां पे वीडियो बनाया हुआ है. देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर्स. एक होता है एन टाइप कंडक्टर, एक होता है पी टाइप कंडक्टर. एन टाइप कंडक्टर किससे कहते हैं. मान लीजिए कि आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम है. अब उसके अंदर हम लोग फॉस्फोरस और आर्सेनिक के जैसे एलिमेंट को डॉपिंग करेंगे, डॉप करेंगे, अंदर एंटर करेंगे, डॉपिंग. तो उससे क्या होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की कुछ पोजीशंस को फॉस्फोरस और आर्सेनिक रिप्लेस करके वहां पे अरेंज हो जाएंगे.
ठीक है, देखिए कुछ मैं इस तरह से आपको समझाना चाहूंगा, डायरेक्टली करते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये कुछ इस तरह से सिलिकॉन में एटम मान लीजिए कि अरेंज्ड है, जस्ट एज्यूम कर लो समवॉट इट्स अरेंज्ड लाइक दिस। ये सिलिकॉन की 4 वैलेंसीज मैंने अरेंज कर दी है, यहां पे आप देख सकते हो दिस आर द 4 वैलेंसीज ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, अब जब हम डॉपिंग करेंगे तो होगा क्या, तो डॉपिंग करने की वजह से कुछ कुछ पोजीशंस पे से सिलिकॉन निकल जाएगा और उसकी जगह पे मान लीजिए कि मैंने दूसरा पेन ले लिया, ये फॉस्फोरस आ जाएगा। अब फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है, या फिर आर्सेनिक जो होता है, उसके वैलेंसी 5 होती है, उसकी वैलेंसी 5 होती है। तो पहली वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, ये थर्ड वैलेंसी और ये फोर्थ वैलेंसी हो गई। अब वैलेंसी तो होती है 5, फॉस्फोरस ने बॉन्ड बना दिए 4। व्हाट अबाउट द 5th इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, एक वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन के रह जाएगा। ऐसे जितने भी फॉस्फोरस अंदर डॉप्ड होंगे, जिस पोजीशन, मान लीजिए यहां पे मैंने फॉस्फोरस डॉप किया तो एक और फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए यहां पे एक और फॉस्फोरस डॉपिंग में प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब आप समझ सकते हो कि अगर क्रिस्टल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में फॉस्फोरस और आर्सेनिक को डॉपिंग करने से, फॉस्फोरस आर्सेनिक को डॉपिंग करने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बढ़ने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक और एटम ले लिया डॉपिंग प्रोसेस में। अब ये एटम बोरॉन लूंगा या एल्यूमिनियम। अच्छा, बोरॉन और एल्यूमिनियम ऐसे एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 3 होती है। यहां पे मान लीजिए एल्यूमिनियम आ गया, और यहां पे भी एल्यूमिनियम आ गया, और यहां पे भी, ठीक है, सिलिकॉन। तो 3 वैलेंसी है, तो एक वैलेंसी इससे बॉन्ड बनाएगा, सपोज एक इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इससे बॉन्ड बनाएगा, हो गई 3 वैलेंसी। अब क्या होगा, ये जो सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन, इसके 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो ये पहली वैलेंसी, ये सेकंड वैलेंसी, ये थर्ड। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, 4th इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, लेकिन उसके लिए एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन अनपैड रह जाएगा और उसके बाजू में एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंट स्पेस, जिसे नाम दिया है वॉइड, या फिर आप बोल सकते हो होल्स। ऐसे कैसे, यहां पे भी होगा, मान लीजिए कि यहां पे हो गया वॉइड, मान लीजिए यहां पे हो गया वॉइड, ऐसे कैसे नंबर ऑफ वॉइड होल बढ़ने लगेंगे। अब क्या होगा, जब आप यहां पे करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे इस वॉइड में, तो यहां पे वॉइड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा तो यहां पे, अब यहां पे वॉइड का मूवमेंट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, किसका मूवमेंट होगा, वॉइड का मूवमेंट होगा। तो जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो वॉइड की वजह से बढ़ रही है, वो होल की वजह से बढ़ रही है। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से कम है, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और बोरॉन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे वॉइड क्रिएट हो गया, इसलिए इसे पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। दस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डॉप विद बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये है आपका पूरा बढ़िया सा आंसर। सेमीकंडक्टर किससे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और उसके टाइप और उसका डिफरेंस। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में कॉपी कर दो। ठीक है, चलिए 1 2 3 डन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ओके, नॉन स्टोइकोमेट्रिक cuprous oxide CO2 can be prepared in laboratory. In this oxide, copper and oxygen is slightly less than 2:1. Copper to oxygen ratio. Copper to oxygen ratio ये slightly less है, 2:1 ratio है. Can you account for the fact that the substance is a p-type semiconductor? यानी ये substance p-type semiconductor है, आपको ये fact को prove करना है, p-type. अब देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं वो आपको पता है। कॉपर में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होता है कॉपर 1
क्यूप्रस, एक होता है कॉपर +2 क्यूपरिक, 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ कॉपर टू ऑक्सीजन इज स्लाइटली लेस देन 2:1। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस शोज दैट सम क्यूप्रस आयंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय क्यूप्रिक आयंस, यानी कुछ Cu+1 आयंस Cu+2 आयंस उसको रिप्लेस कर देंगे। In order to maintain electrical neutrality of molecule, every 2 Cu+ ion will be replaced by 1 Cu+2 ion. यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। Every Cu+ ions will be replaced by Cu+2 ions, 1, which results in creating cation vacancies leading to positives. होगा क्या? अब मान लीजिए कि 2 Cu+1 ऐसे अरेंज है। अब जब एक Cu+2 क्रिस्टल में एंटर होगा, क्रिस्टल में उसकी एंट्री होगी, तो हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, यानी चार्ज मेंटेन करना है। इसका जो चार्ज है वो +2 होता है, तो यही +2 चार्ज मेंटेन करने हो तो 2+1 आयन निकालने पड़ेंगे, यानी 2 Cu+1 आयन निकालना पड़ेगा, तब जाके एक Cu+2 आयन एंटर होगा। अब निकले 2 Cu आयन, एंटर हुआ सिर्फ एक, यानी 2 में से एक की पोजीशन पे तो Cu+2 आ जाएगा, दूसरी पोजीशन रह जाएगी वैकेंट। इसकी वजह से वहां पे पॉजिटिव होल क्रिएट होगा, सो इट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? आसान सा केस है, बहुत ही आसान सा केस है। क्लियर? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले सकते हो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड आयंस with 2 out of every 3 octahedral holes, 2 out of every 3 octahedral holes। देखो ध्यान से समझना, फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, इसका हेक्सागोनल क्लोज पैक है, अरे ऑफ ऑक्साइड आयन विथ 2 of every 3 octahedral void occupied by ferric ions। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अच्छा मैंने तो दे दी, लेकिन ये तो आपको डिराइव करनी है, चलिए डिराइव करते हैं। There is 1 octahedral void for each atom in hexagonal close pack arrangement। ऐसा मैं किस हिसाब से बोल सकता हूं? ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? आप भी सोच रहे होंगे, एक एटम होगा तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां पे क्रिएट होगा। हाउ कैन वी से दैट? वो किस तरह से आपको पता चलेगा, है ना? चलिए, तो आप ये चीज तो जानते ही होंगे कि जो वॉइड क्रिएट होते हैं वो 2 टाइप ऑफ वॉइड होते हैं। एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। आपने अगर मेरे वीडियो लेक्चर ध्यान से पढ़े हो या फिर आपने अगर मेरे वीडियो लेक्चर ध्यान से देखे हो, तो उसके अंदर मैंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है वॉइड से रिलेटेड। मैंने वहां पे ये चीज बताई थी कि जितने भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। That same number of octahedral voids are present in it। Same number of octahedral voids उसमें present होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझनी है तो मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 06 पे जाओ, टाइप्स ऑफ वॉइड्स वहां पे दिखाया गया है, लेक्चर नंबर 06 वहां पे मिल जाएगा। अब एक एटम होगा तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि जितने भी एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होते हैं। क्लियर? If the number of oxide ion per unit cell is 1, अगर एक ऑक्साइड आयन है, then the number of Fe ion will be 2/3 of the octahedral void। क्यों? यहां पे क्लियर मेंशन किया है 2 out of 3 octahedral holes occupied by ferric ions, यानी 3 octahedral voids होंगे, उसमें से फेरिक आयन सिर्फ 2 ऑक्यूपाई करेगा, एक ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो यहां पे अगर एक ऑक्साइड आयन है तो Fe के कितने वॉइड्स होंगे? 2 out of 3, 2 out of 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे, ऑक्यूपाई होंगे। 2 out of 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे। तो अब रेशियो क्या आ गया? 1:2/3। यू कैन टेक द रेशियो, Fe और O का रेशियो, Fe और O का रेशियो 2/3:1, यानी 2:3। फॉर्मूला हो गई Fe2O3। वापस से रिपीट करता हूं, मान लीजिए 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उसमें से सिर्फ 2 वॉइड में Fe आयन प्रेजेंट होगा। सो फॉर एवरी 1 ऑक्साइड आयन टोटल नंबर ऑफ Fe+3 आयन कितने होंगे? 2/3। इतने Fe आयन होंगे फॉर एवरी 1 ऑक्साइड आयन, ठीक है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा Fe2O3। ये भी आसान सा है, थोड़ा समझना जरूरी है, दैट्स इट। बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। चल
क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर पी टाइप एंड एन टाइप, ये तो आप इजीली कर सकते हो। क्लियर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम डॉप करेंगे तो ये पी टाइप हो जाएगा, सिलिकॉन डॉप करेंगे सिलिकॉन डॉप विथ बोरॉन, जर्मेनियम डॉप विथ इंडियम, इट्स पी टाइप, दोनों पी टाइप है, इजी है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसी चीज नहीं है। चलिए, गोल्ड एटम क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर, व्हाट इज द एज लेंथ, एफसीसी, अगर फेस सेंटर्ड है एफसीसी तो एज लेंथ और रेडियस का रेशियो, फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको रेडियस दे दिए, एज लेंथ फाइंड करनी है, दैट्स इट, रेडियस की वैल्यू यहां पे डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, फिनिश, इतना ही है, सिर्फ इतना सम है, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इसमें डाल देनी है, आपको एज लेंथ मिल जाएगी, दैट्स इट, हो गया, खत्म, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लो, हो गया। चलिए 22, in terms of band theory what is difference between a conductor and an insulator and what is the difference between a conductor and a semiconductor, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अगर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में अगर एनर्जी गैप थोड़ी स्मॉल है तो वो इंसुलेटर होगा, कंडक्टर होगा, बहुत ही स्मॉल है तो देखिए ये डायग्राम मैंने बढ़िया सा दिखाया है, देखो यहाँ पे ये एनर्जी गैप कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है, या फिर अगर एनर्जी गैप होगी तो बहुत ही कम होगी, अगर होगी ही नहीं तो ये केस आएगा, अगर थोड़ी भी होगी तो इतनी ही होगी, विच इज वेरी एक्सट्रीमली लेस, तो कंडक्टर के केस में एनर्जी गैप होती ही नहीं, और अगर होगी तो नेग्लिजिबल होगी। लेकिन वही चीज अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है, ये वाला डायग्राम, वेरी वेरी लार्ज। सेमीकंडक्टर जो होता है वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट, इतना एनर्जी गैप ज्यादा भी नहीं है इंसुलेटर जैसे, और इतना कम भी नहीं है मेटल जैसा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, द एनर्जी गैप इज वेरी स्मॉल इन वैलेंस बैंड एंड बिटवीन वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर, इन कंडक्टर, क्लियर, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप, और इंसुलेटर में तो काफी ज्यादा एनर्जी गैप होता है, क्लियर, इंसुलेटर। दूसरा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाफली फील्ड होते हैं, ओवरलैपिंग होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं करेंगे क्योंकि एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो वो जंप करने वाले नहीं है। हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, आपका आंसर मस्त रेडी, ठीक है। चलिए नंबर 23, एक्सप्लेन द टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल, शॉर्टकट इफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल्स एंड एफ सेंटर्स। चलिए, what do you mean by shortcut effect? Shortcut effect क्या है? This defect arises when equal number of cations and anions are missing from lattice. यानी मान लीजिए कि एक लैटाइस है, पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। अब होता क्या है यहाँ पे, तो इक्वल नंबर, सपोज एक नेगेटिव मिसिंग है तो एक पॉजिटिव, तो यहां पे एक वॉइड क्रिएट होगा और यहां पे एक वॉइड क्रिएट होगा। अगर एक नेगेटिव मिसिंग है तो एक पॉजिटिव भी मिसिंग है, अगर दो नेगेटिव मिसिंग है तो दो पॉजिटिव, सो इक्वल नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद, इट इज अ कॉमन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड ऑफ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वेयर बोथ कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ द सेम साइज। यानी ऐसे क्रिस्टल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और कैटायन एनायन की साइज सेम होती है, उस क्रिस्टल में शॉर्टकट डिफेक्ट दिखेगा, क्लियर। देन ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस एंड इट बिगिंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। यहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, जितने आयंस होने चाहिए उतने नहीं है, उससे कम हो गए, लेस हो गए, वहां पे आयंस है ही नहीं, ये है ही नहीं, वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज हो गई, सो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, विल बी लेस, कंडक्टिविटी ऑल्सो विल बी लेस, ठीक है, आसान। देन फ्रैंकल इफेक्ट, चलिए, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन सम ऑफ द आयंस ऑफ द लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, लिविंग लैटिस साइट वैकेंट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आयन मिसिंग है, तो मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज हुआ ही नहीं है, क्रिस्टल में तो क्रिस्टलाइज होगा, लेकिन एक्चुअल उसकी पोजीशन ये थी, उसकी जगह पे ये
कहीं पे वॉइड में, वॉइड यानी ये जो बीच में गैप होती है ना, इसे वॉइड बोलते हैं। ये सारी बीच में गैप है ना, उसे वॉइड बोलते हैं। किसी एक वॉइड में जाके या इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अरेंज हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाइज होना था यहां पे, लेकिन ये अपनी साइट छोड़ देगा और यहां पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्लियर? चलिए, दिस डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल वेयर आयन इज much larger in size than cation, example AgBr, ZnS, etc. Due to this fact, density does not change, electrical conductivity increases to a small extent and there is no change in overall composition of the crystal. यहां पर डेंसिटी क्यों चेंज होगी? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जितने आयंस क्रिस्टल होने थे वो सब हो गए। फर्क इतना है कि जिस पोजीशन पे होना था उसकी जगह इंटरस्टिशियल स्पेस पे हो गया, यानी आयंस तो उतने ही होंगे, वो चेंज होने वाले नहीं है। तो डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज भी नहीं होगी, डेंसिटी विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ओवरऑल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जाम में इसी को कंबाइन करके ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आप इस तरह से आप आंसर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 1 2 3 डन। ओके, नाउ इंटरस्टिशियल्स एंड एब्सेंटर्स। चलिए, इंटरस्टिशियल्स क्या होता है भाई? इंटरस्टिशियल्स क्या होता है? इंटरस्टिशियल एटम्स और आयंस विच ऑक्यूपाई नॉर्मली वैकेंट इंटरस्टिशियल्स इन अ क्रिस्टल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल्स। सिंपल है, अभी मैंने बताया। वैकेंट वॉइड, चार आयन के बीच में जो वॉइड होता है दैट इज इंटरस्टिशियल्स। नॉर्मली एटम आयन उस वॉइड में अरेंज होते हैं, उस स्पेस में अरेंज होते हैं, उससे इंटरस्टिशियल्स बोलते हैं। राइट? कोई इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। और एफ सेंटर क्या है? चलिए, दिस आर द एनायनिक साइट्स ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एफ सेंटर्स इम्पार्ट्स कलर टू क्रिस्टल। यानी ऐसे साइट जहां पे होना चाहिए था नेगेटिव आयन, लेकिन उसकी जगह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे वही क्रिस्टल वापस ड्रॉ करके देखते, चलिए यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्रिस्टल है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अरेंज हुए, मान लीजिए। अब यहां पे होता क्या है कि यहां पे होना चाहिए था नेगेटिव आयन, ठीक है, ये नेगेटिव आयन होना चाहिए एन, लेकिन इसकी जगह पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन आयन की पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो इस पोजीशन को जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन आयन की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, इसे एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी वजह से इट शोज कलर। क्यों? उसका रीजन देखो। द कलर रिजल्ट्स बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल। यानी जब क्रिस्टल के ऊपर विजिबल लाइट एनर्जी दड़म आके स्ट्राइक होगी, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होने के बाद उतनी ही एनर्जी वापस रिलीज हो जाएगी। ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कोई स्पेसिफिक कलर की होती है। दैट इज द रीजन वाई दे शो कलर। ठीक है, इजी है। एब्सेंटर्स आर प्रोड्यूस व्हेन एन अल्कली हैलाइड इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ अल्कली मेटल। किसी मान लीजिए कि NaCl है, उसको एक्सेस ऑफ Na के प्रेजेंस में हीटिंग करूं, तब जाके ये टाइप ऑफ एब्सेंटर क्रिएट होता है। और इसकी वजह से NaCl जो है उसका कलर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? NaCl का कलर येलो कलर इज प्रोड्यूस ड्यू टू एब्सेंटर्स। एब्सेंटर्स की वजह से येलो कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल साइज एब्सेंटर्स। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्विकली डन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आ गए हम लोग अंतिम पड़ाव पे। 24 25 26 सिर्फ 3 चीजें बाकी है और हो जाएगा खेल खत्म एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए, तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इट्स मेटल रेडियस इज 125 पिकोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल? चलो CCP, लेंथ ऑफ द साइड अभी मैंने बताया इज इक्वल टू 2√2r। रेडियस दी है, एज लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड कर लो, है ना? सिंपल है। 125 पिकोमीटर उठा के यहां पे पटक दो जोर से, 2√2 इंटू 125। इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला
हो गया पहला, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। क्या बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल होंगे। पहले तो वॉल्यूम फाइंड कर लो, एजिलेंट आ गया ना तो ए क्यूब फाइंड कर लो, ए क्यूब ये हो गया। ठीक है, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, तो अगर एक यूनिट सेल जो होता है, समझना ध्यान से, क्लियर, उसका कितना वॉल्यूम है 442 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, एक सिंगल यूनिट सेल का, एक ही यूनिट सेल का मुझे ये वॉल्यूम मिला है, ये वॉल्यूम सिंगल यूनिट सेल का ये वॉल्यूम मिला है। लेकिन यहाँ पे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, कितने होंगे भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय दिस आर द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, वापस से समझना क्या बोला मैंने, ये जो मुझे ए क्यूब करके वॉल्यूम मिला है एजिलेंट, यहाँ पे मैंने देखो ए फाइंड किया, उसके बाद उसका क्यूब करके मैंने एजिलेंट फाइंड कर दी, तो ये एक्चुअली वॉल्यूम है, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम 442 इंटू 10⁻⁵। लेकिन मुझे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल में कितनी यूनिट सेल्स है वो फाइंड करने, नंबर ऑफ यूनिट सेल। हो गया ये वाला पार्ट कर दो। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। यस, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके आंसर नोट डाउन कर देना मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। चलिए 25 क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन, if NaCl is dropped in 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies। चलिए NaCl को मैंने ड्रॉप कर दिया है 10⁻³ mole% ऑफ SrCl2 से, तो कितनी कैटायन वैकेंसी होगी, ध्यान से देखो, NaCl में SrCl2 डाल रहे हैं, NaCl में Na होता है +1, SrCl2 में Sr होता है +2, इसका जो चार्ज है, इसकी जो वैलेंसी वो +2, इसकी जो वैलेंसी है वो +1। इसका मतलब बहुत ही आसान है, इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका मतलब ये हो गया है मेरे मित्रों कि अगर मैं SrCl2 डालूंगा तो एक SrCl2 2 Na को निकालेगा। क्यों, मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होगी, तो +2 चार्ज के लिए मुझे +2 चार्ज निकालना पड़ेगा। Na तो +1 होता है, तो +2 चार्ज बनाना हो तो 2 Na निकाल दो, हैंस +2 चार्ज निकल जाएगा। अब एक Sr+2 डालेंगे तो उसमें से 2 Na+ निकलेंगे, दो में से Sr जो है सिर्फ एक प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, ओनली 1 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, Sr सिर्फ एक प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सिर्फ 1 प्लेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, यानी 2 में से एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो एक स्पेस हो जाएगी वैकेंट, एक स्पेस, यानी 1 Sr+2 1 वैकेंसी क्रिएट करता है, तो 10⁻³ मोल% कितनी करेगा, 10⁻³ मोल% ही करेगा। सिंपल है, एक से एक वैकेंसी तो 10⁻³ से इतनी करेगा। सिंपल, समझ में आया, तो आपका आंसर इतना %। अब मोल में कन्वर्ट कर दो, परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मोल्स हो गए। अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज मिल जाएगी। मोल है ना, मोल, समझ में आया। ये चीज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस साल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। यस, ये आ सकता है इस साल 2021, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है। चलिए ये कर देना, ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया। अब आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस NCERT JEE नीट खत्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेके निकाल दो। ठीक है, अगर आपको ये फेरोमैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, तो जाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यस, ठीक है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको अलाउ कर रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये फेरामैग्नेटिज्म, ये पैरामैग्नेटिज्म, ये फेरीमैग्नेटिज्म, ये एंटी फेरीमैग्नेटिज्म, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, टेक इट। 1 2 3 4 डन। चलिए 12 to 16 and 13 and 15 groups elements. A large variety of, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। A large variety of solid state materials has been prepared by combination of 13 and 15 group solid state में और 12 and 16 group to stimulate average valence of 4 as in germanium और silicon। अच्छा सिंपल है, सेमीकंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी लेस होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ग्रुप के एलिमेंट को कंबाइन कर दो भाई। दोनों ग्रुप के एलिमेंट को कंबाइन करोगे तो आपको लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड मिलेंगे जिसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी, जैसे INSB, जैसे ALP, जैसे GAS, ये 13-15 ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर, फास्ट रिस्पॉन्स एंड हैव रिवॉल्यूशनरी द डिजाइन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, यस, ये 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। फिर ZNS, CDS, CDSE एंड HGTE आर एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर 12 एंड 16। ये जो एग्जांपल थे ये 13-15 ग्रुप के थे, अब ये 12-16 के, ठीक है। इन दिस कंपाउंड्स बॉन्ड्स आर हैविंग सम आयनिक कैरेक्टर अलोंग विद कोवलेंट, यानी दोनों कैरेक्टर होंगे, थोड़ा आयनिक होगा थोड़ा कोवलेंट। द आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एलिमेंट्स, दैट्स इट, इतना ही आंसर है, क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये सेशन हमारा पूरा खत्म हो रहा है, यहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे खत्म कर दिए हैं, क्लियर। चलिए तो नो इश्यूज। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और चीज करेंगे, इंटेक्स के सारे क्वेश्चंस का एक वीडियो लेक्चर में बना के रख दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, यानी सॉलिड स्टेट मैंने पूरा जेईई नीट लेवल से बोर्ड लेवल से पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही आपको बढ़िया से वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम।